हाँ, तो आज कौन से युद्ध के बारे में चर्चा है? आज है कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध के बारे में चर्चा कर लिया था, और उसके पहले तो और भी 3 युद्ध, हेड ऑफ स्पेसिस का युद्ध, महाभारत का युद्ध, उसके पहले दशरथ युद्ध। तो ये चौथा युद्ध है पूरे इतिहास के, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रीज़न था युद्ध होने का और कौन जीता, इसके बारे में बस चर्चा करते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे डेंजर युद्ध था। आई थिंक महाभारत से भी ज़्यादा डेंजर इसे बोला जाता है, इससे महाभारत सबसे ज़्यादा डेंजर था, लेकिन वो तो एक धर्म युद्ध था, लेकिन इसमें एक क्रूरता का युद्ध था, कलिंग युद्ध। तो पूरे विश्व का सबसे डेंजर युद्धों में से गिना जाता है। कौन सा? कलिंग का युद्ध, जो अशोक था मगध का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन गया था उसके बाद, और अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था, जो कलिंग के महाराज थे उस टाइम, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं कलिंग युद्ध की स्टार्टिंग क्या है, क्या रीज़न था, क्या नहीं, ठीक है। तो पहले देखो 321 ईसा पूर्व में जब सबसे पहले कलिंग पे अधिकार जो था वो महापद्मानंद का कलिंग पे अधिकार था। जो महापद्मानंद वंश है, नंद वंश का जो है, नंद वंश, उसका अधिकार था कलिंग राज्य पे। कलिंग राज्य जो आज का उड़ीसा है, उड़ीसा का पूरा क्षेत्र जो है आज का, वो कलिंग था पहले। तो उस समय क्या था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नहीं बना था मगध का, तब नंद वंश का शासक था मगध पे, और उस समय कलिंग जो है वो मगध के अंडर था। मगध जो कलिंग पे कब्जा था वो नंद वंश का था। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता, ठीक है, धनानंद को हरा के, तो वैसे ही कलिंग अपने आप में स्वतंत्र हो गया, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। और उस समय इतनी सैनिक ज़्यादा होती नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान कलिंग पे चले जाए, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब तक नंदवंश का शासन था मगध पे, तब तक कलिंग जो आज का उड़ीसा है वो मगध के अंडर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे शासन करना स्टार्ट किया 321 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, BC में, तो कलिंग जो है वो आज़ाद कर लिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में कुछ सालों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ट्राई करता है कलिंग को जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाता है। लगभग उस एरिया का जो चंद्रगुप्त मौर्य है, लगभग 8 महाजनपद को जीत लिया था, लेकिन उसमें से सबसे डेंजर एक महाजनपद था जो कलिंग था उस टाइम। ऐसे तो सबसे ताकतवर मगध ही था, लेकिन कलिंग को जीत नहीं पाया था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग को जीत नहीं पाया था। और टोटल 8 ही महाजनपद जीत पाया था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के बाबा थे, दादाजी थे, ठीक है, जो मौर्य वंश के शासक भी थे, वो संस्थापक भी थे। तो 321 ईसा पूर्व में, पहले याद रखो कि 321 BC में जब चंद्रगुप्त मौर्य बनता है मगध का शासक, तो कलिंग आज़ाद हो जाता है, कलिंग आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और इस समय इसके पहले कलिंग जो है वो मगध के अंडर ही था, क्योंकि नंद वंश का शासन था उस पर, कलिंग पे, जो आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो ये हटाओ, मेन हम कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर इसके बाद इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाया था कलिंग को, चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को नहीं जीत पाया, ठीक है। उसके बाद इसके बेटा जिसका उत्तराधिकारी आया वो बिंदुसार था, वो भी जीत नहीं पाया कलिंग को। क्या? कलिंग को वो भी जीत नहीं पाया, इतनी ताकतवर थी कलिंग, सेना भी ताकतवर था, सेना भी था उसके पास और ताकतवर भी था, तो जीत नहीं पाया था कलिंग को। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ने जीत नहीं पाया कलिंग को, ठीक है। उसके बाद इसका पौत्र की बारी आती है, जो कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अभी नहीं कहता है चक्रवर्ती, क्योंकि ये दोनों सम्राट थे, ठीक है। ये तो उस समय पूरे इंडिया में 16 महाजनपद थी, जिसको 8 महाजनपद को जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद बाकी को नहीं जीत पाया था, दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाया था, और कलिंग को भी जीत नहीं पाया था। तो सम्राट ही तक फिक्स था, वो सम्राट ही था, चक्रवर्ती नहीं कहलाया, ठीक है। बिंदुसार भी कलिंग को जीत नहीं पाया, वो भी सम्राट ही रह गया। बिंदुसार का ही बेटा था, बिंदुसार का शायद दूसरा बेटा था अशोक, बिंदुसार का दूसरा बेटा था अशोक का, जो धर्मा का बेटा था। तो यहाँ देखो, बिंदुसार जब था शासक, तो इसका पिता का नाम क्या है? अशोक के, यहाँ देखो अशोक में डैश मारता हूँ, अशोक के बारे में पहले लिख लो अशोक, क्योंकि कलिंग युद्ध में अशोक और पद्मनाभन था, पद्मनाभन कलिंग का था, तो अशोक के बारे में लिख लो पहले, कुछ थोड़ा सा जानकारी जान लो, ठीक है। अशोक, तो अशोक के पापा क्या नाम था? तो अशोक के पापा का नाम था, यहाँ लिखो, पापा का नाम था, पिताजी का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार, ये बिंबिसार नहीं है, मगध का सबसे पहला हड़ियक वंश संस्थापक बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, मौर्य वंश का बिंदुसार, इसके बेटा मतलब इसके पापा हैं, पिता हैं। इसके माता का नाम धर्मा था, धर्मा, ठीक है, धर्मा इसे बोलते हैं। उसके बाद बिंदुसार का लगभग 100 बेटे थे, 100 नहीं 101 बेटे थे,
शादी में इसने बहुत किया था क्योंकि इसकी नीति थी, विस्तार की नीति थी। तो विस्तार ये शादी करके कर रहा था। और कुछ बंदे तो सम्राट के डर से डर भी थे, तो अंडर आ रहे थे। बिंदुसार भी अच्छा ताकतवर बंदा था, शत्रु विनाशक बोला जाता है इसे बिंदुसार को, तो ये भी अच्छा ताकतवर था। लेकिन इसने ज़्यादा शादी करके विस्तार किया राज्य को। तो कलिंग में तो ना कलिंग वाला बंदा ने इसके अंडर आना चाहा, ना शादी करना चाहा। मगध के अंडर नहीं आएगा कलिंग, ठीक है। तो और कलिंग को जीतने की कोशिश किया, लेकिन जीत नहीं पाया। ये और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने, चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ताकतवर बंदा था, वो तो बहुत मोस्ट पावरफुल बंदा था। तो सम्राट ही तक रह गए। 101 बेटा था, जिसमें से अशोक जो है वो बिंदुसार का दूसरा बेटा था। पहला बेटा बिंदुसार का सुसीम था। पहला बेटा, यहाँ लिखो, पहला बेटा बिंदुसार का सुसीम था, जो बहुत ही क्रूर और दयालु नहीं था। क्रूर तो अशोक भी कहलाता है, लेकिन दयालु ही नहीं था ज़्यादा। मतलब एक नंबर का हरामी बंदा था, प्रजा को हमेशा दुखी में रखता था ये सुसीम। तो जब बिंदुसार का शासन था मगध पे, तो सुसीम और जो राजा के बेटे होते हैं ना, उस समय राज्यपाल कहलाते थे। अलग अलग स्टेट का एक एक प्रांत का हिस्सा संभालते थे। तो उस समय जो था, जब बिंदुसार राजा था कहाँ का, मगध का, तो अशोक जो है वो अवंती का राजपाल था। अशोक अवंती का राजपाल होता है तब जब बिंदुसार का शासक रहता है, मगध पे शासन रहता है। तो अवंती जो मगध में पड़ता है, मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, वहाँ का शासन मतलब राज्यपाल था। राजा का बेटा पहले राज्यपाल नहीं कहलाते थे, उसके बाद फिर बनेगा युवराज, उसके बाद राजा बनेगा। तो सुसीम युवराज घोषित कर दिया गया था। बड़े बेटा भी था, चाहे क्रूर रहे चाहे कुछ रहे। बिंदुसार, रियल बात है ना, बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक राजा बने, ये फिक्स था। बिंदुसार नहीं चाहता था कि राजा अशोक बने, वो चाहता था कि सुसीम बड़ा बेटा है, सुसीम ही बनेगा राजा, ठीक है। बिंदुसार चाहता था। बिंदुसार वैसे बुरा नहीं था, कोई रीज़न था जो भी हो। 101 बेटे थे, दूसरा बेटा अशोका था, इसकी माता धर्मा थी। तो धर्मा माता थी, तो अशोक को ना किसी तरह फूट डाल के बिंदुसार के अंदर पहले एक विद्रोह कर दिया। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह कर दिया बंदा कि मुझे आज़ादी चाहिए, अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ तक्षशिला मगध से, तो विद्रोह कर दिया। तो पहले सुसीम को भेजा बिंदुसार ने कि जा संभाल के आ वहाँ के बंदे को, अगर बात से माने तो बात से माने, नहीं तो युद्ध करना और जीत के आना, उतना तो संभाल ही लोगे। सुसीम गया, सुसीम का मार के हरा दिया, बहुत चमटाया सुसीम को बंदे वहाँ का तक्षशिला का। बोला बेटा जा तू अपने बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है, और तू यहाँ पे आ गया। इसने नहीं माना, इसे भरदम चमटी आया वहाँ का लोग ने। कहाँ का, तक्षशिला का लोग ने। ये बेचारा दौड़ के वहाँ से भागा सुसीम, जो अपना को बहुत बहादुर समझता था, अशोक से भी ताकतवर समझता था, भागा वहाँ से। फिर याद किया गया कि अब किसे भेजे, वहाँ का ताकतवर लोग हो गए। तो बोला बिंदुसार अशोक को याद करो। अशोक कहाँ है, अशोक उसमें अवंती का राजपाल था, उसे याद किया गया। वो तुरंत वहाँ पे गया। पहले तो अशोक बात से समझाया, बंदे ने नहीं माना, हथियार उठाया। और अशोक के पास बहुत पावरफुल थी, वो अपने ताकत में भी, चाल नीति में भी वो अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से भी ताकतवर था रियल में, ठीक है। उसने युद्ध वहाँ का समाप्त कर दिया, सबको शांति बिठा दिया, तक्षशिला को शांत कर दिया तक्षशिला को, और उसको वापस में मगध में मिला के रखा। बोला आप शांत रहना, दोबारा कोई वहाँ पे विद्रोह करने उठा नहीं अशोक के डर से, दोबारा कोई। फिर क्या हुआ कि तो अशोक इतना योग्य था, तो भी अशोक दयावान भी था उस समय, मतलब अच्छा बंदा था। उसकी मम्मी हमेशा सिखाती रहती थी, क्योंकि उसकी मम्मी इस सब जैसे राजकुमारी नहीं थी ना, तो सिखाते रहती थी एनी टाइम हमेशा अच्छी चीज़ बच्चे से। तो अशोक थोड़ा था, दयावान भी था, लॉजिकल भी था, ताकतवर भी था, क्योंकि वो हमेशा समझो उस समय एक से एक योद्धा जानता था। और चाणक्य भी थे उस समय जिंदा। तो क्या होता है कि चलो हो गया, लेकिन इसके 100 बेटे हैं। अशोक पे झूठ फूस सुसीम को लगा ना कि सुसीम तो राजा नहीं बन पाएगा, प्रजा जो चाहती है अशोक राजा बने, प्रजा जो चाहती है अशोक राजा बने। लेकिन इसके बाप चाहता है सुसीम राजा बने, इसके मम्मी लोग और बाकी लोग चाहते हैं कि बड़ा बेटा है तो सुसीम ही बनेगा, चाहे अयोग्य ही क्यों ना हो। लेकिन तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चांस लग रहा था कि अशोक बन जाए। इसके लिए बिंदुसार को भड़का दिया उसकी मम्मी, मतलब उसके सौतेली माता ने। 100 कितने शादी, इस बहुत सारी शादियाँ किया था ना बिंदुसार ने, तो पूरे परिवार ने उसको भगा दिया, कुछ लोगों ने भगा दिया अशोक के खिलाफ कि ऐसा ऐसा अशोक है, ऐसा ऐसा गलत बंदा है। बिंदुसार ने अशोक को जेल में डलवा दिया। अब जेल में डलवा दिया तो सुसीम का रास्ता क्लियर, जो बड़ा बेटा था इसका बिंदुसार का, आया बैठने गद्दी पे। कोई बात नहीं, अशोक जेल में, कोई टेंशन नहीं उसे गद्दी की शौक नहीं थी। लेकिन उसकी मम्मी तो रह गई यहीं पे मगध में ही, और बिंदुसार की इतनी बीवी कि कहाँ धर्मा के पास ही वो रहेगा बंदा, बिंदुसार अलग ले जाते रहता था। तो इसके जो बाकी 100 बेटे थे, उसने सारे ने मिल के इसको बहुत टॉर्चर किया, इसकी मम्मी को, धर्मा को, और मार दिया इसकी मम्मी को मार दिया कि जब तुम्हारा बेटा ही नहीं है, तुम्हारा बेटा ज़िंदगी भर अब जेल में सड़ेगा, तो अब तुम इसको मार दिया। इसने बिंदुसार के जो बीवी होती है धर्मा, इसके सारे बेटे ने मिलकर सौतेले बेटे ने मार दिया, समझो एक तरह से। अशोक को यूँ न्यूज़ पहुँच गया कि उसकी मम्मी को मार दिया गया, चाहे जैसे भी मारे, छल से सुनाते जैसे भी मार दिया गया। ये बौखला गया बंदा, पहले ये अच्छी सी नीति पे चल रहा था, ये बौखला गया बंदा, अशोक बौखला गया। तो अशोक जब बौखलाया तो ये गया डायरेक्ट, किसी का सुना नहीं, अपने दिमाग से एकदम बस इसके सामने गुस्सा ही था
अपने 100 भाइयों को निपटा दिया, खुद अकेला 100 भाइयों को निपटा दिया। अकेला 100 बंदे पे भारी था ये, तो अपने सारे भाइयों को निपटा के प्रजा के हिसाब से खुद राजा बन गया। कहाँ का? मगध का। इसका बिंदुसार तो कुछ नहीं कर पाया, बिंदुसार अब बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, तो अशोक से ताकतवर कहाँ, वो 100 बंदे को निपटा दिया, उस समय वो खुद ताकतवर था अशोक, तो कोई इसके सामने दोबारा उठने की कदम भी नहीं देखा अशोक की ताकत देख के। 100 बंदों को निपटा के बैठ गया, क्योंकि 100 लोगों ने इसको मम्मी का मार दिया, तो भाई कितना भी अत्याचार करोगे तो कदम तो उठाएगा ना। उठा, सभी भाइयों को निपटा दिया, अकेले बैठ गया गद्दी पे। बैठ गया तो मगध का राजा घोषित हो गया। कब बैठा ये गद्दी पे? तो अब याद रखो यहाँ पे कब बैठा, 269 बीसी, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी और ईसा पूर्व में सभी को मालूम, अंतर मालूम है। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, 269 के बाद 70 नहीं आएगा, 270 नहीं आएगा, 269 के बाद 268 आएगा, 67 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तब साल बढ़ती है, उल्टी चलती है गिनती। तो 269 बीसी में गद्दी पे बैठ गया अशोका, मगध की गद्दी पे प्रजा के हिसाब से, और उस समय चाणक्य भी इनके अंडर मतलब थे। अब बात आई कि इसका पहला युद्ध और आखिरी युद्ध एक ही होता है, कलिंग का युद्ध। तो अब इसका विस्तार का नीति स्टार्ट हो गया कि इसके दादाजी 8 महाजनपद को जीते, इसके पिताजी भी कलिंग को नहीं जीत पाए। अब इसका मूड सनक गया। 8 साल बाद सारा चीज़ शांति करने के बाद इसका मूड हुआ कलिंग को, कि कलिंग के न्योता भेजते हैं कि भाई हमारे अंडर आओगे। क्या रीज़न था? तो कलिंग धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा था, बगल में था युद्ध, और इसका बहुत सारे व्यापार और राजनीतिक पॉलिटिक्स में, जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ने में भी रोक रहा था वो कलिंग। और कलिंग जो है वो पूर्वी हिस्सा जो है समुद्री मार्ग का व्यापार का रास्ता रोक दिया था कलिंग ने। जो पूर्वी में जो व्यापार हो रहा था बाकी देशों के साथ, तो मगध का आर्थिक जो थी वो नुकसान हो रहा था, व्यापार ही बंद कर दिए। पूर्वी पे तो इसका कब्जा है कलिंग का, पूर्व जो भारत के पूर्व है उस पर कलिंग का कब्जा है, इसका व्यापार ठप हो गया मगध का। बोला, और दक्षिण भारत में भी जाने के लिए इसको वहाँ से होके जाना पड़ रहा था, तो क्या हो गया, नुकसान हो रहा था। तो बोला, एक पहला रीज़न ये था कि आर्थिक नुकसान हो रहा था, पूर्व पे इसका कब्जा था तटीय इलाके पे, समुद्र पे। दूसरा था कि इसके दादाजी और बिंदुसार ने जीत नहीं पाया था कलिंग को, तो ये भी इसका मूड था अशोक का कि देखते हैं कितना ताकतवर है कलिंग। तो इसने पहले इनवाइट किया, पहले बोला कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, पहले आप हमारे अंडर आ जाओ, मगध का एक्सेप्ट करो। हमारे दादाजी ने प्रयास किया, आपने नहीं हरा दिया, सफल रहे, मेरे पापा ने भी ट्राई किया, बिंदुसार ने अपने हरा दिया। तो आपने उसके बाद क्या किया कि अब अशोक के टाइम आती है। तो अशोक का टाइम आया तो अशोक ने पहले पद्मनाभन को, उस समय कलिंग का राजा पद्मनाभन होता है, राजा अनंत पद्मनाभन। ठीक है, वैसे कहीं कहीं कोई बंदा नंदराज बोलता है, तो नंदराज भी शायद उसी का नाम था। तो अनंत पद्मनाभन, इतना याद रखो, अनंत पद्मनाभन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अनंत पद्मनाभन ने ठुकरा दिया, बोला बेटा तेरे दादाजी और तेरे बाप को तो हरा के मैंने वापस भेज दिया, जीत ही नहीं पाया, तू तो अभी बच्चा है, तू कहाँ मेरे से जीतेगा, मतलब हमारा कलिंग ने तुम्हें भगा दिया है, तुम अब आए हो उछलने के लिए मेरे पास, नहीं जीतोगे, जा, ये ठुकरा दिया इनवाइट। अशोक का दिमाग गया सनक, दिमाग सनक गया तो अशोक क्रूर था उस समय। पहले तो ये दयावान दिखाएगा, इनवाइट किया भाई अच्छा से इज्जत से आ जाओ, नहीं आया तो ये हथियार उठा लिया, मतलब अंत ही है सबका अशोक। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे भीषण युद्ध था। अब आता है अशोक, अपनी सेना लेके आता है, अब 1.5 लाख का सेना लेके आता है, नहीं 1 लाख का सेना रहता है इसके पास, आता है, ये भी ताकतवर, उसमें कलिंग भी ताकतवर। कलिंग की भी तरफ से 90,000 या लगभग 1 लाख, दोनों का सेना इक्वल ही मानो। वैसे थोड़ा सा कम था कलिंग के पास, लेकिन उसके घर वालों भी तो साथ दिए ना, वहाँ के जो जनता लोग थे कलिंग का, वो भी साथ दे रहा था युद्ध में। ये धौली नाम की पहाड़ी है दया नदी के पास, वहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे युद्ध कलिंग में घुस गया और पूरे कलिंग को युद्ध का मैदान बना दिया गया। भयंकर युद्ध हुआ, दर्दनाक, जो आए प्रजा महिला सारे को काट दिया गया उसमें। लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए कलिंग का, और 1 लाख लोग इसका, किसका, सेना का। क्योंकि अभी कोई फिक्स रेट नहीं है कि मगध का सेना कितना था और उधर का सेना कितना था, लेकिन टोटल बंदे और ये सब मिला के मगध का मरा था 1 लाख, ठीक है, और उसका मरा था 1.5 लाख, टोटल 2.5 लाख कत्ल हुआ था कलिंग युद्ध में। 2.5 लाख कत्ल कलिंग में। दया नदी जो वहाँ बह रही थी पूरी खूनम खून हो गई थी, खून से नदियाँ बहने लगी थी वहाँ पे, ठीक है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। पहले अशोक ने बोला मैं युद्ध नहीं चाहता, आप मेरे अंडर आ जाओ। कलिंग में बोला पद्मनाभन नहीं आऊँगा तेरे अंडर, ठीक है, जो करना है कर ले। आ गया अपना सेना लेके अशोक। अशोक आ गया तो कलिंग में भयंकर तबाही मचा आया। और खुद अशोक ताकतवर, जानते हो, एक बंदे अकेला अशोक 100 बंदे पे भारी पड़ जाता था अकेला। तो ये अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से ताकतवर था। अब घुस गया तो तहालका काट में इतना भयंकर क्रूरता मचाया ना कि बोल तो रहा हूँ 150 उसका बंदा, और उसका भी सैनिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और सैनिक थे तो इसका भी बंदा मारेगा ना अशोक का भी।
तो टोटल मिला के 1 लाख मगध का, 1.5 लाख वहाँ का जितने भी बच्चे पुरुष महिलाएं सारा कत्ल, मतलब भयंकर कत्ल कर दिया जा रहा था, क्योंकि कलिंग में महिलाएं भी लड़ने आ रही थी। भयंकर तबाही मचाया, इतना मचाया, लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि अशोक ने ये युद्ध जीत लिया। क्योंकि अब बढ़ गया अशोक, तो अशोक के सामने तो अच्छे से बंदे नहीं टिक रहे थे। अशोक ने कलिंग को तबाही मचा के जीत लिया। ये युद्ध पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इतना डेंजर से फैला कि अशोक के नाम से पूरे वर्ल्ड थरथराने लगा। कोई दोबारा उस समय, याद रखना, हिस्ट्री कितना भी ध्यान दे लो, उस समय कोई भी विदेशी, जब तक अशोक का शासन था, कोई विदेशी अटैक नहीं किया था इंडिया पे। जब तक अशोक का शासन है, अशोक के पौत्र, उसके बाद दशरथ है, उस तक कोई शासन मतलब अटैक नहीं किया इंडिया में। बस अशोक के नाम दहशत से, अशोक के दहशत से कोई भी विदेशी इंडिया में अटैक करने के लिए सोच भी नहीं रहा था, बस अशोक के नाम से। और इतना तहलका मचाया था युद्ध में। तो युद्ध 261 ईसा पूर्व में। अरे यार लाइट कट गई, चलो तो मैं ये वीडियो रोक रहा हूँ, लाइट कट गई थोड़ा। हाँ तो अभी लाइट कट गई थी तो मैं रुक गया था। अब कहाँ पर मैं था? हाँ, तो 269 ईस्वी में ये तो गद्दी पे बैठ गया। 269 में गद्दी पे बैठ गया कौन? अशोक ने बैठ गया। उसके बाद युद्ध जो हुआ, कलिंग का युद्ध, क्या मैं बोल रहा हूँ, कलिंग का युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 261 BC में, लगभग अपने गद्दी पे बैठने के कितने साल पहले? 69 से यहाँ तक जाओ 61 में, लगभग 8 साल पहले, 8 साल बाद, 8 साल हुआ ना, लगभग 8 ही साल हुए, जो भी हो देख लेना। 8 साल के बाद ही, क्योंकि ये उल्टी जाती है ना, देखो 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, नहीं 60, ये लगभग यहाँ तो 12 साल आती है, मतलब 9 साल आती है, लेकिन नहीं 8 साल था। 261 ईसा पूर्व में, इतना रखना, 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जितना भी आए काउंट कर लेना, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध में विजय कौन हुआ? युद्ध में विजय कौन हुआ? और कौन होगा? अशोक। अशोक से कौन जीत सकता है? और ये उस समय पूरे भारत में टोटल 16 महाजनपदों पे कब्जा कर लिया। अकेला बंदा ने टोटल महाजनपद पे कब्जा कर लिया। 16 महाजनपद को जीतने वाला यही एक शासक था अपने। ये इसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया था 16 महाजनपद, इसके पापा भी नहीं जीत पाया था, लेकिन इसने जीत लिया टोटल। कलिंग को भी जीते, जो सत्ता ताकतवर था उस समय मगध के बाद। तो 16 महाजनपद को, 16वें महाजनपद को जीत करके ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। जीत करके सम्राट थे इसके पिताजी, और क्या बिंदुसार और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे वो बना चक्रवर्ती सम्राट। सारे पूरे भारत को जीत गया तो चक्रवर्ती सम्राट हो गया, चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए इसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोला जाता है, और द ग्रेट सम्राट भी अशोक बोला जाता है इसे। क्योंकि इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, इसने इतना दहशत, इतना खून की नदियाँ, इतना बच्चों को अनाथ देखा ना। एक औरत आके बोलती है इसके पास कि तुम्हारे मतलब आपके युद्ध के कारण ना मेरे पास मतलब मेरे पति हैं, ना मेरे बेटे हैं, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ मतलब ज़िंदगी में। ये सब देखने के बाद ना अशोक का दिल पिघल गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने उपगुप्त के पास गया, इसका बौद्ध धर्म के जो शिक्षक हैं वो उपगुप्त हैं, तो उनके पास गया और बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लिया इन्होंने, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में अहिंसा नहीं है, अहिंसा को त्याग दिया इसने। अशोक ने अहिंसा को त्याग दिया, अब कोई भी युद्ध नहीं करेगा। इसलिए अशोक का पहला और आखिरी युद्ध कलिंग का युद्ध था, जो दुनिया का सबसे डेंजर युद्ध था, ठीक है। पूरे विश्व के लोग ये नाम सुन के, पूरे विश्व लोग ने, सभी को मालूम था कि अशोक ने युद्ध छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा है अभी तक। इसलिए पूरे वर्ल्ड में किसी का हिम्मत नहीं हुआ उस समय अशोक के शासन में कि अटैक कर दे इंडिया पे। सोचे भी, थॉट भी मतलब इंडिया के बारे में उसमें अशोक के समय में। तो ये था दहशत अशोक का, कि ये सभी को मालूम हो गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा के रास्ते पर चलेगा, हिंसा नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। किसी का हिम्मत नहीं हुआ तो भी कि इंडिया पे अटैक कर दे, और सोच ले भी इंडिया पे अटैक करने का, क्योंकि सभी को मालूम था अशोका ने युद्ध छोड़ा है, तलवार चलाना नहीं भूला है। तो किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ डर से कि अशोका के सामने टकराए। अकेले 100 बंदा पे भारी, तो कौन टकराएगा उससे। तो ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है इसी कलिंग युद्ध के बाद। इतना सारे दहशत इतना सारे बंदे महिलाएं को अनाथ देखता है, बच्चे को रोते देखता है,
तो दया आ जाता है इसे, इसलिए बौद्ध धर्म को अपना लेता है, धर्म की नीति पे चलता है। फिर भयंकर प्रजा को अच्छा से रखता है, मतलब सारे हर एक चीज़ को हर एक फ्रीडम देता है, एक से एक नीति, सारे प्रजा को खुश रखता है। फिर ये अशोका तभी कल आधा पूरे 16 महाजनपदों को जीत जाता है। आधा तो बंदा डर से इसके अंदर हो जाता है कलिंग युद्ध के बाद, डर से आधा महाजनपद, भाई मैं सिलेंडर हूँ, मैं नहीं युद्ध चाहता, आप मेरे अंदर ले लो, डर से 16 महाजनपद को जीत करके ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। इसके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो नहीं कहला पाए थे, ठीक है। तो इसने फिर बन जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट, गेट लगा दें। तो ये 16 महाजनपद को जीत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाए, ठीक है। अब विजय अशोक हुआ कलिंग युद्ध में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, 269 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा, ठीक है। धर्मा का बेटा था, बिंदुसार का दूसरा बेटा था, बिंदुसार का 102 पुत्र था, 101 पुत्र था, ठीक है। तो अशोक के बारे में चर्चा हो गया। और उस समय कलिंग किसके वजह से हुआ था? अशोका वर्सेस क्या? अनंत पद्मनाभन। कलिंग के उस समय सम्राट अनंत पद्मनाभन था, ठीक है। देख तो क्या अंदर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, तो अनंत पद्मनाभन था, ठीक है। तो अनंत पद्मनाभन हार जाता है। तो सारा डिटेल्स तो मैं बता दिया हूँ युद्ध के बारे में, हो गया। और डर से सारे बंदे सरेंडर करते हैं इसके अंदर। और उस समय इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोगों का कत्ल होता है दोनों तरफ मिला के, ठीक है। 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं, महिलाएं बच्चे सारे इसमें मर जाते हैं, क्योंकि कलिंग की तरफ से सारे लोग आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, महाभारत ज़्यादा खतरनाक होता है कलिंग युद्ध। क्या? नहीं, उस समय तो पूरे वर्ल्ड आ गया था लड़ने के लिए महाभारत में। महाभारत धर्म का युद्ध था जब तक भीष्म पितामह थे, लेकिन ये युद्ध जो है ना, इसमें कलिंग युद्ध में, हाँ महाभारत का बात अलग है, वो तो हटाओ, ऐतिहासिक ग्रंथ है वो, उसमें तो बंदे ज़्यादा उसमें प्रूफ भी नहीं मिलता, लेकिन है होगा महाभारत का। उसमें तो वो डेंजर अलग चीज़ है, वो अलग डेंजर है वो, समझा। लेकिन ये युद्ध जो था ना, बहुत डेंजर था। 2.5 लाख मारा गया, कोई बात नहीं, 2.5 लाख लोग दोनों तरफ से मारा गया, ठीक है। तो ये पूरे विश्व में अशोक के डर से पूरे वर्ल्ड में किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इंडिया पर अटैक कर दे, क्योंकि सभी को मालूम था अशोक ने युद्ध छोड़ा है, तलवार चलाना नहीं छोड़ा है। फिर धीरे धीरे सारे इसके पुश्ते जो आते हैं ना, दशरथ के बाद सारे लोग तो बौद्ध धर्म को अपनाने लगते हैं, तो मगध कमज़ोर होते चला जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया, युद्ध करेगा नहीं। और राजा को, अगर राजा ने युद्ध छोड़ा तो अगल बगल आपके घर में कूदेंगे, जहाँ आप कमज़ोर हुए आपका पड़ोसी आपके घर में कूदेंगे, ठीक है। तो आपको कमज़ोर तो होना ही नहीं है दुनिया में, कमज़ोर हुए शोषण होगा, कमज़ोर हुए लोग आपको परेशान करेंगे। तो कमज़ोर जैसे ही होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, तो आगे स्टोरी बताऊंगा कि इसके लास्ट शासक होते हैं कौन। लास्ट शासक कौन होता है? बृहदत्त होता है। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग होते हैं, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। वो पंडित होते हैं ब्राह्मण जात के, लेकिन वो सेनापति होते हैं। तो जब अगल बगल के लोग जब अटैक करना स्टार्ट करते हैं इंडिया पे, तो उन्होंने बोलता है इसको, बृहदत्त को, कि अब क्या अपने अहिंसा के छोड़ो, राजा अटैक कर रहा है, अब लड़िए। नहीं मानता है, पुष्यमित्र शुंग से निपटा देता है बृहदत्त को, खुद गद्दी पे बैठ जाता है मगध के। तो फिर पुष्यमित्र शुंग का मतलब पुष्यभूति वंश का संस्थापक बन जाता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये मैं इतिहास में बताऊंगा, अब बस मुझे कलिंग युद्ध के बारे में बताना था। हमेशा मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा ना हो, लेकिन आधा घंटा की वीडियो हो ही जाती है जल्दी, इतनी फास्ट में बताता हूँ तो भी। तो इतने लोग मर गए, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक बन गए वो, बस इतना ही था। और 185 ईसा पूर्व तक चलता है मौर्य वंश का शासक मतलब 321 ईसा पूर्व से लेके कब तक? 185 ईसा पूर्व तक। अंतिम शासक बृहदत्त होता है, ठीक है, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं और शुंग वंश का संस्थापक बन जाता है, शुंग वंश का स्थापना करते हैं। और क्यों मारते हैं? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स बन गए थे। और बोला जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का बहुत बड़ा दुश्मन था। बौद्ध जब राजा बन जाता है ना ये, तो बौद्ध भिक्षुओं के सर का इनाम रख देता है मारने पे, कि जितने बौद्ध भिक्षु को कत्ल करो उतने मतलब इनाम देते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सत्य है कि इतना ये किसी को नहीं मालूम। पुष्यमित्र शुंग फिर मिनांडर को हराता है, क्योंकि ताकतवर होता है वो, और मिनांडर को हरा के भगाता है। क्योंकि जैसे ही मगध कमजोर हुआ, सारे बंदे अगल बगल जान गए ना कि मगध कमजोर है, युद्ध नहीं करता है अब। तो बृहदत्त भी युद्ध नहीं कर रहा था, अहिंसा पे चल रहा था बौद्ध धर्म पे। तो अगल बगल के लोग आना, विदेशी लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो भाई अब अहिंसा त्यागोगे तो आपका घर लूट लेगा ना आगे कोई। टाइम पे आपको हमेशा एक हाथ में अस्त्र और एक हाथ में शास्त्र दोनों रखना है। जो युद्ध से पीछे भागा उसका शोषण होगा। ऐसा नहीं है कि आपको युद्ध करना ही करना है, लेकिन लास्ट स्टेज पे आप ताकत रखोगे ना एक पीछे, अपना ताकत हमेशा एक पीछे बैकग्राउंड में रखो, बैक में। कब तख्ता पलटे आपको उसका यूज़ करना पड़े। तो सिर्फ बुद्धिमान लोग राज नहीं करता है, और ना सबसे ताकतवर लोग राज करता है।
और शेर जो इसलिए जंगल का राजा है क्योंकि उसके पास बुद्धि और ताकत दोनों है, ठीक है, इसलिए शेर राजा है। नहीं तो लोमड़ी सबसे बुद्धिमान है, वो होती शेर की वहाँ जंगल का राजा, और हाथी सबसे ताकतवर है, वो होता जंगल का राजा। लेकिन नहीं, जिसके पास बुद्धि और बल दोनों है वही जंगल का राजा होता है। शेर के पास दोनों है। शेर जब कदम पीछे हटाता है ना तो सबको लगता है कि वो पीछे भाग रहा है डर से, जैसे ही सब लोग चौकन्ना हट जाता है शेर अटैक करता है। तो वैसे ही बुद्धि और बल जिसके पास है वही राजा करेगा। तो इसके बाद हटाओ, ये समय वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये युद्ध के बारे में समझ गए, कलिंग युद्ध क्या हुआ था, अशोक और पद्मनाभन के बीच, अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। अशोक ने पहले इनवाइट किया था कि आप मेरे अंडर आ जाओ, नहीं आया, युद्ध तगड़ा हुआ, अशोक ने उसका मार के दिमाग खराब हालत खराब कर दिया और जीत लिया कलिंग को भी, और 16 महाजनपद को जीत के ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाए। ठीक है, तो युद्ध खत्म हो गया। अब 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, 269 ईसा पूर्व में गद्दी बैठा था, बस बात खत्म, इतना युद्ध था। तो किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, रिप्लाई उसी टाइम मिल जाएगी। तो आज का इतना ही, नेक्स्ट युद्ध के साथ फिर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।